Hello friends, welcome back to my channel Bright Aspirants. Hope you all are doing good. My name is Jyoti Saini. In this video, I'm going to teach you the Modigliani Miller approach of capital structure. नेक्स्ट अप्रोच इज योर मोदिग्लानी मिलर अप्रोच। अब देखो ये जो अप्रोच है आपकी ये भी इरेलीवेंट है आपकी, इसलिए यहाँ पर बोला गया है आपको कि सिमिलर टू एनओआई, क्योंकि एनओआई भी आपकी क्या थी, इरेलीवेंट अप्रोच थी आपकी। अब ये अप्रोच आपको क्या बोलती है, द वैल्यू ऑफ द फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, हाउएवर देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। अब यहाँ पर बोलती है ये वाली अप्रोच के अकॉर्डिंग कि कैपिटल स्ट्रक्चर का फर्म की वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द रीजन व्हाई दिस अप्रोच इज कॉल्ड योर इरेलीवेंट, क्योंकि इरेलीवेंट का मतलब क्या होगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर का वैल्यू फर्म की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इरेलीवेंट फर्क पड़ता है तो रेलिवेंट, ये इरेलीवेंट है तो इसका मतलब फर्क नहीं पड़ रहा है, इंडिपेंडेंट है यहाँ पर। The NY approach is purely a definitional term defining the concept without behavioral justification. ये तो कुछ नहीं करना आपने। Capital structure has no, ये repeated है, has no effect on the value of firm. MM approach बोलता है कि capital structure का फर्म की वैल्यू पर कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। Financial leverages does not matter and the cost of capital and the value of firm is independent. और इसमें क्या होगा, जितने भी फाइनेंशियल लेवरेजेस होंगे वो मैटर ही नहीं करेंगे आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर में। और जो कैपिटल की कॉस्ट है और जो फर्म की वैल्यू है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, किसी का किसी पर भी किसी तरीके का भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पर। It argues that if two firms are alike in all respect except that they differ in respect of their financial pattern and their market value, अगर कोई दो फर्म हर एक चीज में क्या है, समान है, इक्वल है, एक जैसी है, बट दो चीजों को छोड़कर, सिर्फ उनके फाइनेंशियल पैटर्न को छोड़कर और उनकी मार्केट वैल्यू को छोड़कर, तो ये अप्रोच क्या बोलते हैं, देन द इन्वेस्टर्स विल डेवलप अ टेंडेंसी टू सेल द शेयर्स ऑफ द ओवर वैल्यूड फर्म एंड टू बाय द शेयर ऑफ अंडर वैल्यूड फर्म। तो अब शेयर क्या करेंगे, सपोज दो फर्म है, फर्म ए, फर्म बी, इसके जो शेयर है वो है आपके ओवर वैल्यू, इसके शेयर है आपके अंडर वैल्यू। तो फर्म क्या करेंगे, यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स होंगे वो जो आपके ओवर वैल्यूड फर्म है इसके सेल कर देंगे शेयर्स को, और इसके शेयर्स को यहाँ पर क्या कर लेंगे, परचेज कर लेंगे, बाय करेंगे। और यही प्रोसेस क्या बोलती है आपकी, आर्बिट्रेज प्रोसेस, यानी कि महंगे को सेल करके सस्ते को खरीद लेना, यही चीज होती है आपकी आर्बिट्रेज प्रोसेस। और उसके लिए कंडीशन क्या रखी थी इन्होंने, कि जो दो फर्म है वो हर एक चीजों में सेम है एक्सेप्ट उनकी मार्केट वैल्यू को छोड़कर और उनके फाइनेंसिंग पैटर्न को छोड़कर। अगर ये दोनों चीज सेम, दोनों को छोड़कर सारी चीजों में सेम है कंपनी, तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, जिनके शेयर्स की वैल्यू, जिस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू ओवर वैल्यू है उसके सेल कर देंगे, वहां से उनको प्रॉफिट हो जाएगा। और जिस फर्म के, जिस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो अंडर वैल्यूड है, तो वहां से उनको खरीद लेंगे। तो वही हुआ ना, महंगे वाले को बेच दिया, सस्ते वाले को खरीद लिया, दोनों जगह से प्रॉफिट हो गया उनको यहाँ पर। अब बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर विल कंटिन्यू टिल द टू फर्म्स हैव द सेम मार्केट वैल्यू। अब जो ये दोनों फर्म है ये आपस में ये काम कर रही हैं, ये कब तक करेगी, जब तक इनकी फर्म की वैल्यू यहाँ पर क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए यहाँ पर। इट फॉलोज द आर्बिट्रेज प्रोसेस, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेज प्रोसेस बोला जाता है। और ये आर्बिट्रेज ही रीजन होता है इस थ्योरी के इररेलीवेंट होने का यहाँ पर। It refers to taking to understanding by a person of two related actions simultaneously in order to derive some benefit. Buying by speculator in one market and selling the same at the same market in selling the same time in some other market. वही चीज़ है कि जो ये हम क्या कर रहे हैं, जो बाय और सेलिंग जो यहाँ पर चल रही है वो क्या करते हैं कि एक जगह से महंगे में खरीदा, सॉरी सस्ते में खरीदा, महंगे में बेच दिया, दूसरी जगह से सस्ते में खरीदा, दूसरी मार्केट में महंगे जगह पर बेच दिया यहाँ पर। तो ये चीज़ क्या होती है आपकी आर्बिट्रेज प्रोसेस। अब this process has been used by MM to testify the hypothesis of financial leverages, cost of capital, value of firm। और यही आर्बिट्रेज प्रोसेस आपकी MM यानी कि मोदिग्लानी मिलर अप्रोच के द्वारा टेस्ट करी गई थी। किस पर, किसकी हाइपोथेसिस के लिए, हाइपोथेसिस होती है आपकी टेंटेटिव स्टेटमेंट। जैसे कि एक होता है ना कि एक डेट शीट आ जाती है आपकी, टेंटेटिव डेट शीट आएगी, अभी अनुमान लगाकर बोल सकते हैं कि इस टाइम पर आपके एग्जाम हो जाएंगे, तो ये टेंटेटिव स्टेटमेंट्स हैं आपकी। तो हाइपोथेसिस भी वही होती है, जैसे हम बनाकर चलते हैं ना, प्लान ए, प्लान बी, ए नहीं काम होगा तो बी से काम कर लेंगे, हम अपना ये वाला एग्जीक्यूट कर देंगे, तो वही होती है आपकी हाइपोथेसिस। किस किस की बनाई थी उसने, फाइनेंशियल लेवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ फर्म।
assumptions, अब इसके जो क्वेश्चन बनेंगे वो assumptions से बनेंगे कि व्हाट आर द assumptions ऑफ द मोदिग्लानी यानी कि एमएम अप्रोच आपकी। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है वो क्या है, फ्री हैं, बाय और सेल सिक्योरिटी। तभी तो देखो फ्री हैं, तभी तो आर्बिट्रेज प्रोसेस हुई ना यहाँ पर, कि जो दो फर्म्स है वो क्या कर रहे हैं, एक जगह से बेच रहे हैं, एक जगह से खरीद रहे हैं यहाँ पर, तो यानी कि फ्री है वो, बाय भी करने के लिए, सेल भी करने के लिए। इन्वेस्टर्स कैन बोरो मनी एंड लेंड मनी ऑन द सेम टर्म ऑन विच फर्म कैन बोरो एंड लेंड। अब जो यहाँ पर आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, ये इन्वेंटर्स गलती से लिख दिया, दिस द इन्वेस्टर्स। अब जो इन्वेस्टर्स हैं, जैसे फर्म एक जगह से पैसे को बोरो करती है या लेंड करती है, उसी कंडीशंस में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी ये अलाउ किया गया है कि वो भी अपने पैसे को बोरो भी कर सकते हैं, लैंड भी कर सकते हैं सेम टर्म्स के अंदर। यानी कि फर्म की टर्म और इन्वेस्टर की टर्म बोरो करने के लिए, लैंड करने के लिए बिल्कुल सेम है। और किसी भी तरीके की कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है। जो इन्वेस्टर्स है वो ओरिजिनली यानी कि समझदार हैं, अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। यहाँ पर फर्म्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू होमोजीनियस रिस्क कैटेगरीज। देखो दोनों फर्म को सेम रखा गया है तो उनका रिस्क भी कैसा है, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब इक्वल रिस्क है, समान रिस्क है आपका। ऑल द फर्म्स विद इन द सेम क्लास विल हैव द सेम डिग्री ऑफ बिजनेस रिस्क। दोनों फर्म इक्वल है आपकी, एक तरीके से सेम है आपकी हर चीज में, तो उनका बिजनेस रिस्क भी कैसा होगा, यहाँ पर सेम होगा। All the investors have the same expectations from the firm's net operating income with which to evaluate the value of firm। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं दोनों कंपनी के, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, बिल्कुल सेम है कि जितनी भी आपकी फर्म की नेट ऑपरेटिंग इनकम आएगी, जिससे वो क्या निकालेंगे, फर्म की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन भी रखी गई है इन्वेस्टर्स की, वो सबने सेम रखी हुई है यहाँ पर। और डिविडेंड पे आउट रेशो क्या है, 100%। यानी कि अब फर्म के पास अगर प्रॉफिट होता है, या तो वो दो काम करती है, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगी या रिटेन अर्निंग रख लेगी अपने पास। अब इसमें क्या है, मोदिग्लानी क्या बोलता है कि जो फर्म है वो रिटेन अर्निंग कुछ भी नहीं रखेगी, सारा का सारा पैसा जितना भी आएगा वो श्योरिटी के साथ डिविडेंड देगी ही देगी। यानी कि अगर हमारा प्रॉफिट होगा तो इन्वेस्टर्स को डिविडेंड हम देंगे देंगे, भले ही हमारी रिटेन अर्निंग में पैसा हम बचा पाए या नहीं बचा पाए। कोई भी इनकॉर्पोरेट इनकम टैक्स आपका नहीं होगा। ये पहले थी आपकी, अब बाद में क्या होगी, ये वाली assumptions को रिमूव कर दिया गया यहाँ पर, कि पहले इनकॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पर नहीं था बट अब है यहाँ पर। The three basic propositions of MM approach, three basic assumptions क्या हैं इसकी। The overall cost of capital and the value of firm are independent of leverage, यानी कि KO और जो value of firm है वो क्या है, independent है, दोनों का आपस में किसी भी तरीके से फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता। Cost of equity is equal to, यहाँ के KE is equal to capitalization rate of a pure equity stream plus a premium for a financial risk। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, the financial risk increase with the leverage and therefore KE increase in a manner to offset equity रिस्क। ऑब्वियसली वही चीज बोली गई, रिस्क यानी कि डेप्ट, डेप्ट बढ़ेगा, रिस्क भी बढ़ेगा, ये दोनों बढ़ेंगी। तो यहाँ पर जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो क्या करेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे मांग ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे आपकी। तो वही चीज ये बोली गई है। The cutoff rate for investment purpose is completely independent of the way in which the company is financed. This is true because cost of capital remains same regardless of the degree of leverage. So both investment decisions and financing decisions are investment। अब देखो, अब जो आपके इन्वेस्टर्स है वो बोरो करने के लिए, लैंड करने के लिए बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर किसी तरीके का कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर यही चीज बोलेगी, जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन है और जो फाइनेंसिंग डिसीजन है वो इंडिपेंडेंट है। इन्वेस्टर्स यहाँ पर हर एक चीज के लिए फ्री है, वो किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले, किसी भी तरीके से फाइनेंसिंग का डिसीजन ले, उसको कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए बोला गया था कट ऑफ रेट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द वे इन विच एन इन्वेस्टमेंट इज फाइनेंस। कि यहाँ पर इन्वेस्टर अपना पैसा किसी भी तरीके से यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो उसका इंडिपेंडेंट है हर एक तरीके से, कोई उसको कुछ नहीं बोल सकता यहाँ पर। अब इसकी टू प्रोपोजंस विदाउट टैक्स, इसके दो कंसेप्ट आए थे, एक था आपका विद टैक्स है जो हमने अभी तक बताया, नेक्स्ट है आपका विदाउट टैक्स। इसमें क्या है, प्रोपोजिशन फर्स्ट में, विद द अबव assumptions ऑफ नो टैक्स द कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट इन्फ्लुएंस द वैल्यूएशन ऑफ फर्म। क्योंकि क्या था, इररेलेवेंट अप्रोच थी। इसमें क्या बताया था कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उससे कैपिटल स्ट्रक्चर का आपकी फर्म की वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्या था, ये इररेलेवेंट था। इन अदर वर्ड्स, लेवरेज ऑफ द कंपनी डज नॉट इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी। तो इसका मतलब भी क्या हुआ कि जो आपकी लेवरेजेस है वो आपकी मार्केट वैल्यू को यहाँ पर इंक्रीज नहीं करेंगी फर्म की। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट डेब्ट होल्डर्स इन द कंपनी एंड इक्विटी होल्डर्स हैव द सेम प्रायोरिटी, अर्निंग आर स्प्लिट इक्वली अमंग्स देम। इरेलीवेंट थी,
कोई तरीका नहीं था किसी चीज़ को करने का। तो यहाँ पर क्या था कि जितनी भी अर्निंग होंगी कंपनी के अंदर, वो सारी के सारी आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स और आपके डेप्ट, यानी कि डेप्ट और इक्विटी के अंदर क्या होंगे, इक्वली यहाँ पर डिवाइड होंगी, यानी कि स्प्लिट होंगी आपकी। तो ये थी आपकी प्रीपोजिशन 1, जो कि थी यहाँ पर आपके टैक्सेस नहीं थे आपके, तो वो इरेलीवेंट थी। अब प्रीपोजिशन 2 में क्या हुआ, it says that the firm leverage is direct proportion to the cost of equity. With an increase in debt component, the equity shareholder perceive a higher risk to the company. यहाँ पर जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स थे वो क्या थे, साइलेंट थे। अब यहाँ पर वो साइलेंट यहाँ पर नहीं रहेंगे। अगर आप यहाँ पर डेप्ट को बढ़ाओगे तो उनका रिस्क बढ़ेगा, रिस्क बढ़ेगा तो वो चुप नहीं बैठेंगे, जिससे क्या हो सकता है, जो आपकी फर्म की वैल्यू है वो नीचे भी जा सकती है बेसिकली आपकी। Hence in return the shareholders expect a high return. अब shareholders क्या कर रहे हैं, आपकी हाई रिटर्न को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, thereby increasing the cost of equity, जिससे क्या होगा, इक्विटी शेयरहोल्डर्स को पहले जहाँ 10,000 रुपये देते थे, अब उनको 12 या 15 देने पड़ेंगे, तो उनकी कॉस्ट यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज हो गई आपकी। A key distinction here is that proportion 2 assume that the debt shareholders have the upper hand as far as the claim of earning is concerned, thus the cost of debt reduce. तो यही चीज़ बोलेंगे इसमें कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो ऑब्वियसली बात है, जो बंदे हैं, जो डेप्ट, अब कंपनी जो डेप्ट बढ़ाई जा रही है, अगर उनको लगेगा कि शेयर होल्डर्स ही उनसे नाखुश हो रहे हैं, वो उनको वहाँ पर अब देखो, अगर उनका रिस्क बढ़ गया तो उनकी कॉस्ट भी बढ़ गई शेयर होल्डर्स का, अब उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब डेप्ट पर एक तो वो ऑलरेडी बोरो कर रहे हैं पैसा, इनको भी ज़्यादा दे रहे हैं यहाँ पर, तो उनके लिए तो डबल एक्सपेंस हो गया ना ये। तो एक काम करेंगे, फिर यहाँ पर अपने डेप्ट को ये रिड्यूस ही करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी की कॉस्ट, ये डेप्ट की कॉस्ट बढ़ाने से अच्छा है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ाओ अपनी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ाने से एक चांसेस तो होगा एटलीस्ट कि हम अपने इन्वेस्टर्स खुश रहेंगे, तो वो बाहर जाकर भी हमारी अच्छी गुडविल बनाएंगे और बाहर जाकर एटलीस्ट हमारे लिए एक फर्म की वैल्यू यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। बट अगर डेप्ट को भी बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगी, यहाँ से भी हमें घाटे में, यहाँ से भी लोन बढ़ रहा है, यहाँ से भी देना पड़ रहा है और ये देना पड़ रहा है, तो बाहर जाकर वैल्यू भी हमारी बेकार जा रही है। तो यही होगा कि लास्ट में कॉस्ट ऑफ डेप्ट रिड्यूस के, लास्ट में वो डेप्ट की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस ही करेंगे एट लास्ट। अब आती है आपकी प्रोपोर्शन विद टैक्सेस, वो तो आपके विदाउट टैक्सेस, अब ये है आपकी विद टैक्सेस, द ट्रेड ऑफ थ्योरी ऑफ लेवरेजेस। अब देखो, assume that there are, Modigliani approach assume that there are no taxes, but in real world this is far from the truth. Most countries, if not at all, tax companies, देखो यहाँ पर उसने पहले बोला था नो टैक्सेस, बट इन रियल वर्ल्ड में कैसा होता है, कौन सी गवर्नमेंट एक कंपनी जो अच्छा खासा अर्न कर रही होगी उसे टैक्स नहीं लेगी, हर किसी कंपनी से टैक्स लिया जाता है यहाँ पर। This theory recognizes the tax benefit accrued by interest payment. The interest paid or borrowed fund is tax deductible. However, the same is not the case of the dividend paid on equity. In other words, the actual cost of debt is less than the nominal cost of debt due to tax benefits. अब देखो, अगर टैक्स का वो आएगा तो यहाँ पर हम अगर डेप्ट को इंक्रीज करेगी अपना, डेप्ट क्या है, आपकी लायबिलिटी है, अगर लायबिलिटी कंपनी में ज़्यादा है तो इसका मतलब टैक्स बेनिफिट मिलता है, टैक्स कम हो गया आपका यहाँ पर, तो इसी को क्या बोलते हो आप, टैक्स शील्ड, एक परत। यानी कि अगर कंपनी डेप्ट को यहाँ पर क्या करेगी, बढ़ा रही है, तो उसकी लायबिलिटी भी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ती है तो टैक्स आपका ऑलरेडी कम कम वहाँ पर कम हो जाएगा, तो ये टैक्स शील्ड मिलती है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट ड्यू टू टैक्स बेनिफिट, तो जो डेप्ट की जो कॉस्ट है आपके यहाँ पर, वो भी क्या होगी, एक टाइम पर रिड्यूस हो जाएगी। The trade-off theory advocates that a company can capitalize its requirement with debt as long as the cost of distress, the cost of bankruptcy exceed the value of tax benefits. अब ये जो ट्रेड ऑफ थ्योरी यहाँ पर बोली गई है, ये बेसिकली, वैसे तो अगर ट्रेड ऑफ थ्योरी की मैं बात करूँ तो ये बताती है हमें, एक कंपनी को बताती है कि कंपनी को डेप्ट यूज करना चाहिए या इक्विटी यूज करना चाहिए। जब कंपनी कंफ्यूज हो, उसको कुछ समझ नहीं आती, तो ट्रेड ऑफ थ्योरी की हेल्प से वो पता करते हैं कि फॉर यूजिंग डेप्ट विल बी यूजफुल फॉर आवर कंपनी और इक्विटी विल बी यूजफुल फॉर आवर कंपनी। तो ट्रेड ऑफ थ्योरी क्या बोलती है, यहाँ पर कंपनी एक टाइम तक अपनी कंपनी कैपिटलाइज कर सकती है अपनी रिक्वायरमेंट को, किससे, डेप्ट से। कब तक, एज लॉन्ग एज द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रेस, जब तक डेप्ट की कॉस्ट क्या है, आपके दायरे के अंदर आती है, तब तक आप डेप्ट को यूज करो। Thus, the increased debt until a given threshold value, they will add value to a company. अगर उस पॉइंट तक, एक लिमिट तक डेप्ट को यूज करोगे, तो आपको डेप्ट बढ़ाने से आपकी कंपनी की वैल्यू भी बढ़ेगी, यहाँ पर कंपनी का मार्केट शेयर भी बढ़ेगा यहाँ पर। तो ये चीज बोलता है वो। सेकेंड चीज बोलता है यहाँ पर, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं। सेकेंड चीज बोलता है, द ट्रेड ऑफ थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द आइडिया दैट अ कंपनी चूज हाउ मच डेप्ट
फाइनेंस एंड हाउ मच इक्विटी फाइनेंस टू यूज बाय बैलेंसिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। अब एग्जैक्टली ट्रेड ऑफ थ्योरी का मतलब आया है यहाँ पर कि वो एक कंपनी को एक आइडिया देती है कि उसको कितना डेप्ट फाइनेंस करना चाहिए और कितना उसको इक्विटी फाइनेंस चाहिए, किस लिए, अपने कॉस्ट को और अपने बेनिफिट्स को इक्वल रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए। यहाँ पर ट्रेड ऑफ थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली एंटिल्स ऑफसेट द कॉस्ट ऑफ डेप्ट अगेंस्ट द बेनिफिट ऑफ डेप्ट। अब यहाँ पर क्या करेंगे वो, हमने कोई सपोज पैसा बोरो किया, इसका मतलब हमने क्या लिया है, डेप्ट लिया है एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। अब डेप्ट लिया है, ये क्या है हमारा, बोरो किया तो कॉस्ट है, लेकिन जिस अपॉर्चुनिटी के लिए लिया था उससे हमें क्या हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। अब जितना हमें कॉस्ट लगी थी उससे सपोज ये लगा लो 2 गुना प्रॉफिट हो गया, तो इस प्रॉफिट के हिस्से में से ही तो हम अपना पैसा भी रिटर्न कर देंगे ना यहाँ पर। तो यही चीज़ होता है ट्रेडिंग ऑफ थ्योरी कैपिटल स्ट्रक्चर का बेसिक मीनिंग, कि वो क्या करते हैं कि डेप्ट से जितने भी आपको बेनिफिट हुआ है उसी बेनिफिट से क्या करते हो, अपनी डेप्ट की कॉस्ट को यहाँ पर ऑफसेट कर देते हो। ट्रेड ऑफ थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर प्राइमली डील्स विद द टू कंसेप्ट, कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड एजेंसी कॉस्ट। इन दो चीजों से यहाँ पर क्या करता है, वो डील करता है। एन इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द ट्रेड ऑफ थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज टू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट अ कॉर्पोरेशन यूजुअली आर फाइनेंस विद, वही है कि आपके जो कॉर्पोरेट है वो डेप्ट में फाइनेंस करेगा या इक्विटी में फाइनेंस करेगा। इस टाइप देयर इज एन एडवांटेज ऑफ फाइनेंसिंग विद डेप्ट। डेप्ट को यूज करने का फाइनेंस क्या होगा, आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। एंड देयर इज अ कॉस्ट फाइनेंसिंग विद डेप्ट, द कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इंक्लूड्स बैंक्रप्सी कॉस्ट ऑफ डेप्ट एंड नॉन बैंक्रप्सी कॉस्ट। ये बहुत है आपका बस। If you like this video, then don't forget to like, comment, share and subscribe my channel Bright Aspirants.